हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम सल्तनत काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक था। इससे पहले सल्तनत काल का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें 40 प्रश्न थे। यह इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 41वां प्रश्न है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ऑप्शन ए बाबर का, बी इब्राहिम लोदी का, सी बहलोल लोदी का, या फिर डी जलालुद्दीन खलजी का। 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी। 42वां प्रश्न है, अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन ए। 43वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए में व्यक्तियों के नाम लिखे हैं और सूची 2 में संबंधित कार्यों के। तो निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। ए का दूसरा। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर हजार दिनारी भी कहलाता था। बी का चौथा। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी तो मैच कराएंगे, नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी। सी का तीसरा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यह दास राजवंश को इन्होंने उखाड़ फेंका था। डी का तीसरा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 का ए 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। 45वां प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी अलाउद्दीन खलजी। 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। 46वां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 12 बार, बी 15 बार, सी 17 बार, या फिर डी 18 बार। 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 17 बार। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 46 का सी। 47वां प्रश्न देखते हैं, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी महमूद गजनवी ने, या फिर डी मुबारक शाह खलजी ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खलजी ने। मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। 48वां प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी। 49वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी फिरोज तुगलक ने, या फिर डी अलाउद्दीन खलजी ने। 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खलजी ने। 50वां प्रश्न है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खलजी ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खलजी ने। 50वें का बी। 51वां प्रश्न है, अल बरेनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ऑप्शन ए भारतीय गणित, बी भारतीय इतिहास भूगोल, सी खगोल विज्ञान दर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। 51वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 52वां प्रश्न है, अलबेरूनी का पूरा नाम था? ए अबू रेहान मोहम्मद, बी अबू अब्दुल्ला,
सी अली गुरसास या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 52वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अबू रेहान मोहम्मद, ऑप्शन ए। 53वां प्रश्न है अलबेरूनी के अनुसार अंत्यज चतुर्वर्ण के नीचे के वर्ग में कौन से लोग शामिल थे, कौन सी जातियां शामिल थीं? ऑप्शन ए धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, बी नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा, सी ए और बी दोनों, डी ना ही ए और ना ही बी। 53वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों तरह की जातियां अंत्यज में शामिल थी अलबेरूनी के अनुसार। 54वां प्रश्न है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी का भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए किताबुल हिंद। 55वां प्रश्न है वह हिंद का युद्ध जो कि 1008-9 में हुआ था निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच, बी महमूद गजनवी और जयपाल के बीच, सी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या फिर डी मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच वह हिंद का युद्ध हुआ था जो कि 1008-9 में हुआ था। 56वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। 56वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने स्थायी सेना रखी थी, ये प्रथम सुल्तान थे। 57वां प्रश्न है सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अलाउद्दीन खलजी ने अनाज के दाम नियत किए, यह सही कथन है। दूसरा है अलाउद्दीन खलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया, यह भी सही है। तीसरा अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, यह भी कथन सही है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी सभी गलत हैं, डी सभी सही हैं। 57वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। 58वां प्रश्न है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी खिज्र खां सैयद, डी सिकंदर लोदी। 58वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी खिज्र खां सैयद, खिज्र खां सैयद। 59वां प्रश्न है निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी शम्स ए सिराज अफीफ, डी सिकंदर लोदी। 59वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। 60वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है यानी गलत है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, बी 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, सी उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब मलिकित के पद पर नियुक्त किया, डी रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान के बारे में यह कथन असत्य है, बाकी ऊपर के तीनों कथन ए बी सी सत्य हैं। 61वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है, गलत है? ऑप्शन ए उसने चालीसा दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, बी कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, सी उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की, डी इनमें से कोई नहीं। 61वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। आपको बताना था कौन सा कथन असत्य था, तो इसमें से कोई भी नहीं है,
यानी ऊपर के तीनों सही हैं। 62वां प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खलजी, लोदी, सैयद, तुगलक। इनमें से सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले कौन सा वंश आया, तो जान लेते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश से स्टार्ट होता है और लोदी वंश से अंत होता है। पहले नंबर पर गुलाम वंश रहेगा, जो कि ऑप्शन ए में है, बी में है, तो दो ऑप्शन में है, तो लास्ट के सी और डी ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। तो अब इसमें मिला लेते हैं। गुलाम वंश के बाद क्या आया? गुलाम वंश के बाद पहले गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद आया है खलजी वंश, खलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश 5, फिर सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोदी वंश। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 5, 3। देखते हैं 63वां प्रश्न, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? यानी 3 परिणाम हुए और 1 परिणाम नहीं हुआ, आपको बताना है, वही होगा उसका उत्तर ऑप्शन ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। बी, भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। सी, उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। डी, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न CDS 1992 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। यह कथन गलत है। ए, नीचे के 3 परिणाम सही है। 64वां प्रश्न है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? 1, उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना। 2, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था। 3, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। 4, भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। 64वें प्रश्न के ऑप्शन है ए, 1 और 2, बी, 1, 3 और 4, सी, 1, 2 और 3, डी, 2 और 3। तो इसमें पहला सही है, उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना और असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति भी थी। ये तीसरा भी सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ये वाला ऑप्शन सही होगा। 65वां प्रश्न है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? 1, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी, 2, इल्तुतमिश, 3, रजिया सुल्तान, 4, आराम शाह। इसमें से सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है 1 नंबर, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है नंबर आराम शाह 4, फिर उसके बाद इल्तुतमिश और फिर सबसे लास्ट में रजिया सुल्तान। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। 66वां प्रश्न है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ऑप्शन ए, जमात खाना मस्जिद, बी, सीरी, सी, कुतुब मीनार, डी, इनमें से कोई नहीं। 66वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार, ऑप्शन सी। 67वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ए, बी, सी, डी, इस तरह से करों के बारे में दिया है और उन करों को क्या कहा जाता था वो सामने सूची नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? ए का मिलान करेंगे तो यह था खराज। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर होता था खराज। ए का दूसरा, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था खुम्स। बी का पहला, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? यह कहलाता था उस्र। सी का तीसरा, मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात कहलाता था। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 3, 4। 68वां प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए,
क्रूर एवं निरंकुश शासक, बी अफगान अमीरों की खिलाफत, सी महान निर्माता एवं कला का पुजारी, डी दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। कौन सी चीज सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। ये नहीं था, बाकी सब कथन सही है। 68 का सी। 69वां प्रश्न है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कथन सत्य हैं। कौन से कथन अमीर खुसरो के संबंध में सत्य हैं? एक, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दो, वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। तीन, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। चार, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। 69वें प्रश्न के ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 1 एवं 4, सी 1 2 एवं 4, डी 2 3 एवं 4। 69वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। ये चारों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए। 70वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? एक, दुर्बल प्रशासन। दो, तैमूर का आक्रमण। तीन, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। चार, मिश्रित संस्कृति का उदय। ऑप्शन ए 1 2 एवं 3, बी 2 3 एवं 4, सी 1 एवं 3, डी केवल 1। तो 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों में था दुर्बल प्रशासन एक, उसके बाद तैमूर का आक्रमण भी था और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव भी था। मिश्रित संस्कृति के उदय के संबंध में यह कथन जो है गलत है। तो ऊपर के 3 कारण उत्तरदायी थे। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 एवं 3। 71वां प्रश्न है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी चंगेज खां, डी तैमूर लंग। 71वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गोरी। ऑप्शन नंबर बी। 72वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए यामिनी, बी संसबनी, सी गुलाम, डी खलजी। 72वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संसबनी। ऑप्शन बी। 73वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, बी मुइजुद्दीन, सी मोहम्मद बिन साम, डी इनमें से कोई नहीं। 73वें प्रश्न का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। मोहम्मद गोरी के तीनों नाम हैं शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन साम, इनमें से सभी। 74वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? ऑप्शन ए मुल्तान करमाथी शासक, बी अन्हिलवाड़ा सोलंकी शासक, सी पंजाब गजनवी शासक, डी इनमें से कोई नहीं। 74वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुल्तान करमाथी शासक। 75वां प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? ऑप्शन ए सोलंकी शासक भीम द्वितीय, बी चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, सी गढ़वाली शासक जयचंद, डी इनमें से कोई नहीं। 75वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सोलंकी शासक भीम द्वितीय। ऑप्शन ए। 76वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? ऑप्शन ए भटिंडा, ताबर हिंदा, बी मुल्तान, सी उच्च, डी अन्हिलवाड़ा। 76वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भटिंडा, जिसे ताबर हिंदा भी कहते थे। 77वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? ऑप्शन ए मुल्तान पर आक्रमण, बी तराइन का प्रथम युद्ध, सी तराइन का द्वितीय युद्ध, या फिर डी भटिंडा पर आक्रमण। 77वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 78वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज का राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध,
सी चंदावर का युद्ध या फिर डी पानीपत का प्रथम युद्ध। 78वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया था। 79वां प्रश्न है मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए करमाथी, बी गजनवी, सी सोलंकी, डी पंजाब के खोखर। 79वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब के खोखर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 80 नंबर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र ही थे। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए वी.ए. स्मिथ, बी लेनपूल, सी ईश्वरी प्रसाद, डी अलबेरूनी। 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वी.ए. स्मिथ, ऑप्शन ए। इस तरह से आज के वीडियो में 40 प्रश्नों को हल किया गया। इन 40 प्रश्नों में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में 40 प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।